हाय गाइस, द कश्मीर फाइल्स मूवी कश्मीरी पंडितों के पलायन की सच्ची घटना पर आधारित है। साल 1990 में कश्मीर की घाटी में 75,000 के करीब कश्मीरी पंडितों के परिवार थे, लेकिन 1990 से 1992 मात्र 2 सालों के अंदर ही 70,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों के परिवार को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। मूवी की शुरुआत 1990 से होती है, जहां हम एक माँ और एक बच्ची को देखते हैं जिन्हें एक आतंकी सरेआम गोली मार देता है। उस समय के कश्मीरी बुल्ले ये चाहते थे कि यहाँ के हिंदू आदमियों को इस मुल्क से बाहर फेंको और उनकी औरतों और बेटियों के साथ गलत करके अपनी बुल्ला की कौम को और बढ़ायो। और गाइस, इन आतंकियों के लीडर का नाम होता है फारूक अहमद। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम पुष्कर नाथ पंडित जी होता है। पुष्कर नाथ की फैमिली में उसका एक बेटा सतीश और बहू शारदा होते हैं और 2 छोटे नाती होते हैं जिनका नाम शिवा और कृष्णा पंडित होता है। आगे पुष्कर शिवा को लेने के लिए उसके स्कूल जाता है और घर वापस आते वक्त वो एक पुलिस जीप को देखता है। तभी 2 आतंकवादी उस जीप पर बम डालकर उसे ब्लास्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ आतंकी फारूक अहमद पुष्कर जी के घर उसके बेटे सतीश को मारने आता है, क्योंकि उसे कहीं से खबर मिली थी कि सतीश इंडियन आर्मी का जासूस है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहीं आतंकी को आता देख सतीश अपनी पत्नी के कहने पर खुद को चावलों के एक ड्रम के अंदर छुपा लेता है, लेकिन सतीश का पड़ोसी फारूक को इशारा करके ये बता देता है कि सतीश चावल के ड्रम में छुपा है। आगे फारूक ऊपर जाकर ड्रम पर गोलियां बरसा देता है और सतीश मारा जाता है। वहीं सतीश की पत्नी शारदा को फारूक के गुंडे पकड़ कर रखे होते हैं। तभी वहाँ पर पुष्कर नाथ आते हैं और फारूक को देखकर कहते हैं कि तुम तो मेरे स्टूडेंट रहे हो, मैंने तो तुम्हें पढ़ाया है। लेकिन फारूक फिर भी उन पर कोई रहम नहीं करता। फारूक सतीश के खून से लथपथ चावल शारदा को खिला देता है और उसकी रूह में यहाँ रहने का खौफ पैदा करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम पुष्कर के दोस्त ब्रह्मदत्त को देखते हैं। ब्रह्मदत्त के घर पर पुष्कर का नाती कृष्णा आता है पुष्कर की अस्थियां लेकर। पुष्कर की मौत का सुनकर उसके दोस्त डीजीपी हरि नारायण, पत्रकार विष्णु राम और डॉक्टर महेश कुमार ब्रह्मदत्त के घर आए हुए थे। वहीं अभी कृष्णा को कुछ भी पता नहीं होता है, वो सब बातों से अनजान होता है, क्योंकि पुष्कर ने कृष्णा से कश्मीर का सच छुपा कर रखा हुआ था। उसको ये पता था कि उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। अब सीन शिफ्ट होता है कृष्णा के कॉलेज पे, जो कि एनयू होता है, जहाँ पर कृष्णा अपने प्रोफेसर राधिका मेनन से मिलता है। प्रोफेसर राधिका यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स के दिमाग में भारत सरकार और इंडियन आर्मी के खिलाफ जहर घोल रही होती हैं। ये वर्तमान का वक्त होता है जहाँ पर आर्टिकल 370 को हटाया जा चुका है और इसी बात से बहुत सारे लोग इसके खिलाफ होते हैं। प्रोफेसर राधिका ने कृष्णा के दिमाग पर ऐसा वशीकरण कर रखा था कि वो राधिका मैडम के इशारों पर नाचता था। प्रोफेसर राधिका उसे मोटिवेट करती है कि तुम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के पद को जीतना चाहते हो तो तुम्हें कॉलेज में कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। और अब सीन शिफ्ट होता है 1990 में। गाइस, इस मूवी में सीन प्रेजेंट से पास्ट से प्रेजेंट में जाते रहते हैं, तो आप बस इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ ब्रह्मदत्त एक IAS ऑफिसर होता है और पुष्कर का अच्छा दोस्त होता है, तो पुष्कर ब्रह्मदत्त से अपनी फैमिली की सिक्योरिटी का इंतजाम करवाने को कहता है, तो ब्रह्मदत्त कहता है कि हो जाएगा। आगे ब्रह्मदत्त पुष्कर को अपनी कार में बैठाकर उसके घर के लिए निकलता है। रास्ते में पुष्कर सब्जी लेने लगता है और वो सब्जी वाले को 100 रुपए का नोट देता है, लेकिन इसके बदले में वो सब्जी वाला पाकिस्तानी पैसे वापस करता है। ये देखकर ब्रह्मदत्त को गुस्सा आता है और वो उस सब्जी वाले को पुलिस से पकड़वा कर जेल में डलवा देता है। आगे नेक्स्ट डे ब्रह्मदत्त देखता है कि बहुत सी मुस्लिम महिलाएं हिंदू महिलाओं को प्रताड़ित कर रही हैं और उनके भोजन और राशन को फेंक रही हैं। ब्रह्मदत्त उनके पास जाकर उन्हें समझाता है, लेकिन उन मुस्लिम औरतों पर कोई असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ एयरफोर्स ऑफिसर खड़े होते हैं जो कि ब्रह्मदत्त के घर के पास में ही होते हैं कि तभी वहाँ पर अचानक से कुछ टेररिस्ट आ जाते हैं जो उन्हें शूट करके मार देते हैं। और वहाँ पर खड़े हुए पुलिस ऑफिसर कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर भी इसी तरह उन लोगों के सपोर्टर होते हैं जो कि वहाँ पर हिंदुओं को मार रहे थे। ये कश्मीरी आतंकवादी नॉन स्टॉप हिंदू कम्युनिटी को एक एक करके मार मार कर कत्लेआम मचा रहे होते हैं और हर जगह से भारत माँ का झंडा
फेंककर अपना झंडा लगा देते हैं। वहीं IAS ब्रह्मदत्त शहर में चल रही इन खौफनाक गतिविधियों से परेशान हो चुका था, तो वो ओम से मिलने जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि आतंकवादियों के लीडर फारूक अहमद को CM ने ही प्रोटेक्शन दी हुई थी। CM ब्रह्मदत्त की बात सुने बिना ही उसे नौकरी से सस्पेंड कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर सभी लोग साथ में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर ब्रह्मदत्त की वाइफ कृष्णा को उसके मम्मी पापा और उसके बड़े भाई की फोटो दिखाती है, क्योंकि अभी तक कृष्णा ने अपने माँ बाप की फोटो भी नहीं देखी थी, क्योंकि जिस वक्त वो लोग वहाँ से भागे थे उस वक्त उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने साथ कुछ सामान को भी ले सके। और उसके दादाजी पुष्करनाथ जी ने उसको बताया था कि उसके पेरेंट्स और भाई एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। अब यहाँ पर ब्रह्मदत्त जिनोसाइड के बारे में कुछ बोलता है, तभी वहाँ पर कृष्णा बोलता है कि कोई भी जिनोसाइड नहीं हुआ था, ये सब एक घिनौनी राजनीति थी और उस रात 5 लाख कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि सिर्फ 2 लाख कश्मीरी पंडित ही निकले थे और उन्हें मारने वाले थे आर्मी के लोग, और वो कश्मीर के लोग जो टेररिस्ट बन रहे हैं उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर आप किसी के बच्चे को घसीटेंगे तो वो लोग बड़े होकर टेररिस्ट ही बनेंगे। गाइस, यहाँ पर कृष्णा का ब्रेन पूरी तरह से वॉश होता है और इसीलिए वो ऐसी बातें बोल रहा होता है। कृष्णा की बातें सुनकर ब्रह्मदत्त कहता है कि कश्मीरी पंडितों ने तो कभी भी हथियार नहीं उठाए। अब कृष्णा को ब्रह्मदत्त की बातों से ऐसा लगता है कि अभी तक उसे अपने माता पिता की मौत के बारे में जो कुछ बताया गया है वो सच नहीं है, और अब उनके बहुत ज्यादा पूछने के बाद उसे पूरा सच बताया जाता है। और एक बार फिर से सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, उसी वक्त में जहाँ पर आतंकी फारूक पुष्कर की बहू शारदा को खून से सने चावल खिलाता है और वो लोग उन्हें जिंदा छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर पुष्कर अपने डॉक्टर फ्रेंड महेश को कॉल करके बोलता है कि उसके बेटे को बहुत सी गोलियां लगी हुई हैं, पर वो अभी भी जिंदा है, तो उसे देखने जल्दी यहाँ आ जाओ। महेश हॉस्पिटल से निकलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक आतंकवादी आ जाता है जिसके दोस्त को गोली लगी होती है और उसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव होता है, लेकिन O नेगेटिव ब्लड का कोई भी डोनर यहाँ पर नहीं होता है, तो वो जबरदस्ती एक मरीज का खून निकालने लगते हैं। एक बोतल खून निकालने के बाद भी वो जानबूझकर और ज्यादा खून निकाल रहे होते हैं ताकि उस मरीज की वहीं पर मौत हो जाए। इन सब से महेश पुष्कर की मदद करने के लिए उसके पास नहीं पहुंच पाता है। वहीं पुष्कर ब्रह्मदत्त को कॉल करके कहता है कि मेरे बेटे को उन लोगों ने मार डाला, एक दिन वो पूरे कश्मीर के पंडितों को भी ऐसे ही मार डालेंगे और इसको ना रोकने के जिम्मेदार तुम ही होगे। वहीं ये सब कुछ पता चलने के बाद DGP हरि पुष्कर के घर जाते हैं, जहां उन्होंने 2 पुलिस वालों को पहरा देने के लिए लगाया होता है। DGP उन दोनों को नौकरी से सस्पेंड कर देता है। आगे पुष्कर का पत्रकार दोस्त उसे ऐसे घर में लेकर आता है जहाँ पर बहुत से ऐसे कश्मीरी पंडित होते हैं जो अपनी जान बचाकर अपने घर से भागे होते हैं। तभी उस घर के बाहर कुछ टेररिस्ट आते हैं और घर के मकान मालिक को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें शक हो चुका था कि ये पंडितों को शरण दे रहा है। अब पुष्कर अपनी बची हुई फैमिली और दूसरे बहुत सारे लोगों के साथ ट्रक में बैठ के जा रहे होते हैं, तो वो लोग रास्ते में देखते हैं कि उस घर के मकान मालिक और उसके लड़के की लाश पेड़ पर लटकी हुई थी। ये सब वही आतंकवादियों ने किया होता है ताकि वो इन लोगों में खौफ बढ़ दे। और अब सीन शिफ्ट होता है रिफ्यूजी कैंप पर, जहां पुष्कर की आईसाइट कमजोर हो गई थी और वो जल्दी ही पूरा अंधा होने वाला था। यहाँ पर वो लोग गंदे से छोटे छोटे कैंप में रह रहे होते हैं, जहाँ पर सभी के खाने और पीने का पर्याप्त राशन नहीं होता है। इस सारे कैंप में वो लोग होते हैं जिनका कभी कश्मीर अपना ही घर हुआ करता था, लेकिन उन्हें अपने ही घरों से भगा दिया गया था। सब लोग बस इसी आस में बैठे होते हैं कि एक दिन उन्हें कश्मीर वापस जाने का मौका मिलेगा। आगे एक दिन वहाँ पर ब्रह्मदत्त आता है, जो कि अब IAS ऑफिसर से प्रमोट होकर होम मिनिस्टर का एडवाइजर बन गया होता है। यहाँ पर होम मिनिस्टर भी आता है, तो ब्रह्मदत्त उन्हें बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है और बहुत सी बीमारियां भी हो रही हैं। तो होम मिनिस्टर ये कहता है कि ये सारे लोग पहाड़ पर रहने वाले लोग हैं और ये गर्मी में आ गए हैं, इसलिए इनकी मौत हो रही है। इस तरह से यहाँ पर सभी नेता अपना अपना ज्ञान फैल रहे होते हैं और रिफ्यूजी की प्रॉब्लम को सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पुष्कर आता है और मिनिस्टर से आर्टिकल 370 को हटाने के लिए अपील करता है। अब पुष्कर की आंखें खराब हो चुकी होती हैं और वो मानसिक रूप से भी बीमार रहने लगे थे। इसके बाद ब्रह्मदत्त पुष्कर की फैमिली से मिलने के लिए जाता है और उनसे कहता है कि यहाँ पास में वो उन्हें एक घर दिलवा सकता है और एक जॉब भी दिलवा सकता है। वहीं पुष्कर की फैमिली भी मान जाती है और अब नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग एक ही घर में रहने लगते हैं। पर यहाँ के हालात भी लगभग वैसे ही होते हैं, जहाँ पर बच्चों को
स्कूल में मौलवी आतंकवाद का घोल पिला रहे होते हैं। मौलवी की बातें सुनकर सिप बहुत ज्यादा डर गया होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आतंकी फारूक अहमद मीडिया तक पहुंच गया था और उसका इंटरव्यू लाइव दिखाया जा रहा होता है, जहां आतंकी फारूक बोलता है कि उसने अब तक बस 20-25 लोगों को मारा है क्योंकि वो लोग RSS के थे। ये सब देखकर पुष्कर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि वो प्रधानमंत्री से बात कर पाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। वहीं एक आतंकी आज लाइव टीवी पर बैठा हुआ था। अब यहाँ वर्तमान में कृष्णा ये सभी बातें जानकर बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाता है क्योंकि उसके कॉलेज में तो उसे कुछ और ही सिखाया जा रहा था। तभी उसे याद आता है कि मरते वक्त उसके बाबा पुष्कर ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को ले जाकर मेरे कश्मीर वाले घर में बिखेर देना, क्योंकि उसके जिंदा रहते तो पुष्कर जी अपने घर में नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब मरने के बाद वो वहाँ रह पाए। और गाइस यही रीजन था कि कृष्णा पुष्कर की अस्थियां लेकर कश्मीर आया था। कश्मीर आने से पहले कृष्णा ने अपनी राधिका मैम को बता दिया था कि वो कश्मीर जा रहा है, तो उसकी मैडम उसे एक नंबर और एड्रेस देती हैं जिससे कि वो कश्मीर में जाकर एक आदमी से मिले, उसे वहाँ के मुस्लिम लोगों के दर्द को बताएगा। यहाँ प्रेजेंट टाइम में पुष्कर और उसके दोस्त कृष्णा को लेकर पुष्कर के पुराने घर पर आते हैं। कृष्णा पुष्कर की अस्थियों को घर में हर तरफ बिखेर देता है। इस तरह से जीते जी तो ना सही, लेकिन मरने के बाद पुष्कर अपने घर पहुँच जाता है और अब कृष्णा अपनी राधिका मैडम के बताए एड्रेस पर पहुँचता है और यहाँ कृष्णा की मुलाकात फारूक अहमद से होती है। कृष्णा घर के दीवार पर अपनी प्रोफेसर और फारूक की फोटो को देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि उनकी मैडम फारूक की वाइफ है। यहाँ फारूक कृष्णा का ब्रेन वॉश कर देता है और उसे बताता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा था और कश्मीरी पंडित खुद ही ये जगह छोड़कर जा रहे थे और उन्हें मारने वाले आर्मी ऑफिसर थे। यहाँ पर फारूक खुद का कंपैरिजन बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, सुखदेव जैसों से करता है और फारूक की बातों को कृष्णा सच मान लेता है और वापस आकर ब्रह्मदत्त से झगड़ा करता है और उसे कहता है कि कश्मीरी पंडित खुद ही अपने मन से भागे क्योंकि आर्मी के ऑफिसर उनको मार रहे थे। कृष्णा की बातों से ब्रह्मदत्त आग बबूला हो उठता है और वो कृष्णा को अपनी 3 फाइल्स दिखाता है जिसमें कश्मीर के हुए कश्मीरी पंडितों के साथ दुष्कर्म का पूरा ब्यौरा होता है। अब इन सब फाइल्स को पढ़ने के बाद कृष्णा को सब कुछ समझ में आ जाता है कि वास्तविकता में उसके परिवार और कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। यहाँ पर उसकी माँ शारदा और उसके भाई शिव की भी फोटो होती है जिसे फारूक ने ही मार दिया होता है। और अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है दोबारा से उसकी यूनिवर्सिटी पर, जहाँ पर अब वो वापस आ चुका था और यहाँ पर प्रोफेसर राधिका प्रॉपर एक सॉन्ग गा रही थी जिसमें वो सभी स्टूडेंट्स को कश्मीर को लेकर मिसगाइड कर ही रही होती हैं, क्योंकि जब आप कोई भी बातें गाने में सुनते हैं तो जाहिर है वो आपको याद रह जाती हैं। यहाँ पर कृष्णा को देखकर प्रोफेसर राधिका को लगता है कि ये मेरे खसम फारूक की बातों में आकर अब मेरे ही साइड में बोलेगा। तभी वो कृष्णा स्टेज पर बुलाकर कश्मीर के टॉपिक पर कुछ बोलने के लिए कहती हैं। कृष्णा कहता है कि बहुत साल पहले ज्योतिष और ऋषि मुनियों ने इस खूबसूरत जगह का नाम कश्मीर रखा और इस तरह से बहुत सारे पंडितों ने मिलकर कश्मीर को बनाया, पर एक दिन वहाँ पर कुछ दरिंदे आए जिन्होंने शुरुआत में तो वहाँ पर घुटने झुकाकर शरण ली, तो हमारे दयालु पंडितों ने उन्हें वहाँ रहने भी दिया, लेकिन धीरे धीरे करके इन इस्लामिकों को पता चला कि कश्मीर कितना खास है और फिर उन्होंने वहाँ पर कश्मीरी पंडितों पर अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा, उन्हें जबरदस्ती कलमा पढ़वाया और उन्हें नॉनवेज खिलाकर उनका धर्म भ्रष्ट करवाया, उसकी बेटी और औरतों के साथ जबरदस्ती की और इसी तरह से धीरे धीरे उन्होंने एकता में रहने वाले कश्मीरी पंडितों पर घिनौने अत्याचार किए और 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगा दिया। आज हमारे पास तो पूरी आजादी है कि हम यहाँ पर अपने घर जा सकते हैं और कोई हमें रोक नहीं सकता अपने घर जाने से, लेकिन कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया और अब वो कभी अपने घर नहीं जा सकते। कृष्णा की इस पूरी स्पीच के बारे में कई लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कंटिन्यू बोलता रहा और अब उसने अपनी माँ और भाई की भी पूरी स्टोरी सुनाई। और इसी के साथ मूवी के आखिरी सीन में हम पास्ट में उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर पुष्कर अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है और एक दिन यहाँ पर फारूक अपनी टीम के साथ इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनकर आता है और सभी कश्मीरी पंडितों को एक साथ बुलाता है और फिर फारूक शारदा को सबके सामने ही मार डालता है। इसके बाद फारूक सभी कश्मीरी पंडितों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार देता है और इसी के साथ ये सच्ची हकीकत यही समाप्त हो जाती है। गाइस, इस फिल्म की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है क्योंकि उन कश्मीरी पंडितों को अभी तक न्याय
न्याय नहीं मिला है। जितना मैंने इस फिल्म को समझा है तो फिल्म का मोटिव लोगों को जागरूक करना है। उन कश्मीरी पंडितों के साथ सच में क्या हुआ, क्योंकि गाइस कल तक हम भी कृष्णा की तरह ही ब्रेन वॉश थे, जिन्हें हर साइड के दो पहलू दिखते थे, पर इस हकीकत का एक ही पहलू आतंकवाद था। और गाइस कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस वीडियो पर पेल के डिसलाइक करेंगे और रिपोर्ट करेंगे, और हम और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि वो कौन से लोग होंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अच्छा नहीं सच जानिए, और इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। गुड बाय।